अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? मेरे सब खैरियत से होंगे। लास्ट हमने चैप्टर नंबर 14 को ख़त्म किया था और हम चैप्टर नंबर 15 की बात करने लगे, विच इज़ काय स्क्वेयर, नॉट ची स्क्वेयर। काइंडली ची स्क्वेयर नहीं से कहना, ये काय स्क्वेयर होता है, इसको काय बोलना है। तो हम बात करने लगे काय स्क्वायर के। काय स्क्वायर के ऊपर हमने बात की थी कि अगर हम किसके ऊपर लगाएं, एट्रीब्यूट्स के ऊपर लगा लें या क्वालिटी के ऊपर लगा लें जिसमें नंबर्स नहीं आ रहे, तो उसके ऊपर अगर मुझे टेस्टिंग करनी है और अपने डिसीजंस लेने हैं तो फिर मुझे किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? काय स्क्वायर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा, काय स्क्वायर की अगर हम बात करें तो काय स्क्वायर को हम डिनोट किसके साथ करते हैं? तो काय स्क्वायर डिनोट होता है कि टेढ़े वाले एक्स स्क्वायर के साथ, फिर टेढ़ा सा एक्स स्क्वायर है। ठीक होगी बात। और इसको कैलकुलेट करने का तरीकेकार क्या होगा? ठीक है, इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? हम क्या करेंगे, काय स्क्वायर को हम कैलकुलेट किस तरह करेंगे? ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ओ माइनस ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई का होल समेशन। अब इधर ओ क्या है? ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, या इसको एक्चुअल रिजल्ट्स भी बोलते हैं। एक्चुअल रिजल्ट्स जो मेरे सामने आते हैं, ठीक होगी बात। और ई होती है एक्सपेक्टेड वैल्यू। ई क्या है मेरे पास? एक्सपेक्टेड वैल्यू। और एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला हमें प्रोबेबिलिटी के थ्रू कैलकुलेट करना आता है, विच इज इक्वल टू। और काय स्क्वायर में हमेशा एक चीज याद रखनी है कि ये हमेशा वन टेल टेस्ट है। ये हमेशा क्या है? वन टेल टेस्ट होगा। ये वन टेल टेस्ट है क्योंकि इसमें नेगेटिव साइड तो आ ही नहीं सकती, हमेशा पॉजिटिव साइड ही रहेगी। तो वन टेल टेस्ट में इसका जो ग्राफ होगा ना, वो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा क्योंकि नेगेटिव साइड इसकी है ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव में तो एट्रीब्यूट्स हो ही नहीं सकते ना। तो इसलिए हमने इसको क्या कहना है कि ये क्या है? ये हमारा उस तरफ आ जाएगा, पॉजिटिवली स्क्यूड की तरफ। ठीक है, तो हमेशा इसमें क्या आएगा? पॉजिटिवली स्क्यूड ग्राफ आएगा। तो पॉजिटिवली स्क्यूड ग्राफ में हमेशा याद रखिएगा, रिजेक्शन रीजन हमेशा राइट साइड पे ही होगा और कहीं रिजेक्शन रीजन नहीं हो सकता। ठीक है, और अगर ऑब्वियस सी बात है, अब एक वैल्यू हम टेबल से लेते हैं, ठीक है, और एक हम खुद कैलकुलेट करते हैं। जो खुद कैलकुलेट करते हैं जैसे हमने पीछे किया, वो कैलकुलेटेड वैल्यू होती है, और एक टेबल से उठाते हैं जो टेबल वैल्यू होती है। अगर जो टेबल से उठाई वैल्यू, अगर काय स्क्वायर की, अगर काय स्क्वायर की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो अगर छोटी हुई काय स्क्वायर के टेबल वैल्यू से, तो ही हम उसको क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। अगर काय स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से ज्यादा निकल आई तो हम उसको क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। एज सिंपल एज दैट। ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिवली स्क्यूड होगा। ठीक है, ये हमेशा क्या बन गया? पॉजिटिवली स्क्यूड। इसकी रेंज होगी 0 to इंफिनिटी, और इसके अंदर वही पॉजिटिवली स्क्यूड वाला फॉर्म लगेगा कि मोड जो है वो सबसे छोटा होगा और मीन सबसे बड़ा होगा, और मीडियन हमेशा इसके दरमियान में। तो मीन इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। तो सेम वही बात होगी, और इसमें हमेशा वन टेल टेस्ट कंडक्ट होगा, और इसमें हमेशा टेस्ट किसका लगाएंगे? एट्रीब्यूट्स का टेस्ट लगाएंगे, जिसको क्वालिटी क्वालिटेटिव डाटा कह सकते हैं या एट्रीब्यूट्स कह सकते हैं। ठीक है, तो वो अप्लाई किए जाएंगे। क्लियर? अब इसके लिए भी हमारे पास क्या होगा? एक टेबल मौजूद होगा, जिस टेबल को हम क्या करेंगे? यूज किया करेंगे। ठीक होगी बात। अब हम सवाल शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। जी, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? कहता है 20 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर in which 7 heads and 13 tails appeared. Test the hypothesis that distribution of heads and tail are uniform. टेस्ट किस पे लगाना कि हेड और टेल जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है।
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है बराबर से डिस्ट्रीब्यूटेड है, बराबर से डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब है कि इक्वल है, ठीक है ना। तो एट्रीब्यूट्स के पे लगा, यूनिफॉर्मली का मतलब बराबर है या नहीं। अब मैं टेस्ट किस पे लगा, बराबरी पे। बराबरी को हम नंबर्स में डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, हमने कहा बस बराबर से डिस्ट्रीब्यूट हुई है कि नहीं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं, तो मैं एट्रीब्यूट पे लगा रहा हूं उसके, ठीक है ना। ये नहीं कह रहे कि कितने हेड्स, मैं कह रहा हूं बस बराबर से डिस्ट्रीब्यूट है या नहीं। तो जब एट्रीब्यूट्स पे लगाएंगे तो फिर हमने क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम ऑब्जर्व्ड वैल्यूज लेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। ऑब्जर्व्ड वैल्यूज क्या है, एक्चुअल रिजल्ट्स। एक्चुअल रिजल्ट्स कितने हैं मेरे पास, 7 हेड्स और टेल्स कितने आए, 13 टेल्स। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई, 20, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला था हमारे पास एनपी। एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू, अब एन क्या था, एन था कितनी बार एक्सपेरिमेंट हुआ, तुमने कहा 20 टाइम्स। उसके हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, तो ऑब्वियस ही बात है वो 50% होती है, तो मैंने इसको 50% से मल्टीप्लाई कर दिया। तो पहली ऑब्जर्व वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आ गई 10। इसी तरह टेल, टोटल मेरे पास 20 एक्सपेरिमेंट्स हुए और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी थी, 50% थी, तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कितनी आ गई 10। अब काय स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना था, तो काय स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, ओ माइनस ई। तो ऑब्जर्व वैल्यू में से क्या करूंगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू माइनस करूंगा, तो 7 माइनस 10 -3, और 13 माइनस 10 +3। उसके बाद क्या लेंगे, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, 3 का स्क्वायर भी कितना आ जाएगा 9। लेकिन मुझे तो क्या करना है, अभी भी इसको ई से डिवाइड भी करना है, क्योंकि फार्मूला था ओ माइनस ई का स्क्वायर डिवाइड बाई ई। तो मैंने क्या किया, अगला कॉलम बनाया ओ माइनस ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई। तो ई था मेरे पास दोनों का 10, तो 9 डिवाइडेड बाई 10, तो कितना आ गया ये 0.9। और एंड पे इसका क्या ले लेना था, मुझे सबमिशन ले लेना था, तो सम कर देंगे इनका, तो वो कितना आ जाएगा 1.8। इसको क्या बोलेंगे, काय स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई। अब इसको किससे कंपेयर करना है, मैंने काय स्क्वायर की टेबल वैल्यू से कंपेयर करना है। तो उसके लिए मुझे पहले क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो पहले तो मैं ग्राफ बना दे, पॉजिटिवली स्क्यूड ग्राफ। नहीं जी, मैंने बनाया अपना पॉजिटिवली स्क्यूड ग्राफ बनाया, और इसके अंदर मैंने ये वैल्यू डाल दी जो मैंने कैलकुलेट की थी। अच्छा, ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू थी। अब टेबल वैल्यू उठाते हैं यहाँ से। टेबल वैल्यू के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, रिस्क लेवल। अब देखो काय स्क्वायर की टेबल वैल्यू में सबसे पहले क्या देखेंगे, हम रिस्क लेवल देखेंगे। तो रिस्क लेवल कितना है भाई, सवाल साइलेंट है, रिस्क लेवल नहीं बताया हुआ, तो 5% लेंगे। तो 5% तो आ गया यहाँ पे, ये मेरे पास 5% है। साथ में इधर क्या लेनी है मैंने, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला हमने पीछे भी पढ़ा था, डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला था n-1। लेकिन यहाँ पे n क्या लेना है, n यहाँ पे 20 नहीं लेना, 20 तो ऑब्जर्वेशन से। मैं यहाँ पे टेस्ट किसके ऊपर लगा रहा हूँ, एट्रीब्यूट्स के ऊपर। एट्रीब्यूट मेरे पास यहाँ पे क्या, हेड और टेल। अब हेड को बजाते खुद में नंबर्स में डिफाइन नहीं कर सकता, टेल्स को भी नहीं कर सकता। मैंने जो पहले टेस्ट लगाए थे वो नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टेल्स पे लगाए थे। इस दफा टेस्ट मैंने हेड और टेल पर लगाया है। तो जब मैंने हेड और टेल पे लगाया है तो एट्रीब्यूट्स मेरे पास टोटल कितने हैं, दो, या हेड या टेल। तो n-1 में क्या आएगा, 2-1 विच इज इक्वल टू 1। तो 5 पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 पे जो वैल्यू है वो उठाएंगे, तो वो कितनी आ गई मेरे पास 3.841। ये मेरी काय स्क्वायर की टेबल वैल्यू है, ओ सॉरी हाँ जी टेबल वैल्यू है, और इसको कैलकुलेटेड वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। तो ये वाली साइड मेरी क्या थी, रिजेक्टेड।
तो मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से छोटी है, यानी कि यहाँ कहीं आ रहा है मेरे पास 1.8, तो इसका मतलब है हम क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, वी विल एक्सेप्ट। ठीक होगी बात। इसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, समझते हैं बात को। The solution. A table shows number of aircraft accidents occurring on the days of week. Test whether the accidents are uniformly distributed. फिर से उसने किसके ऊपर टेस्ट लगाया, यूनिफॉर्मिटी के ऊपर, के क्या जो एक्सीडेंट्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं या नहीं है। तो ये भी एट्रीब्यूट के ऊपर लगा रहे हैं कि एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो फिर से हमारी बात किसके ऊपर आ गई, कि एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट के ऊपर जब भी लगाएंगे तो काई स्क्वायर लगेगा। अब जब काई स्क्वायर लगेगा तो पहले हम क्या करते हैं, चलो पहले आसान काम कर लेते हैं, पहले हम टेबल वैल्यू निकाल लेते हैं। जो हमारी क्या है, हमने ग्राफ बनाया, ठीक है। अब एट्रीब्यूट्स हमने किस में बांटे हुए, डेज ऑफ वीक में। एक्सीडेंट को कह रहा है कि एयरक्राफ्ट के एक्सीडेंट हो सकते हैं ड्यूरिंग द डेज ऑफ वीक। अब उसने कितने डेज दे दिए हमें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिनों पे कह रहा है कि बराबर से डिस्ट्रीब्यूट है या नहीं है। तो एट्रीब्यूट क्या हुआ, नंबर ऑफ डेज। अब नंबर ऑफ डेज जब बना और उसने रिस्क लेवल मुझे फिर से नहीं बताया, तो रिस्क लेवल मैंने क्या लिया, 5%। और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आई मेरी, n-1 किया, तो मेरे पास 7 दिनों में बांटना था। 7 डिफरेंट डे थे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे अपने आप में कोई नंबर्स डिफाइन नहीं करते, तो मुझे इनमें बांटना था। तो 7 - 1 कितना हो गया, 6। फिर मैं गया 0.05 में गया और 6 में जाके वैल्यू उठा ली, जो कि कितनी बनी, 12.592। तो 12.592 मेरी क्या आ गई, टेबल वैल्यू। अगर तो मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू इस टेबल वैल्यू से कम हुई तो एक्सेप्ट कर लेंगे, बाहर निकल गई तो रिजेक्ट कर देंगे। अब उसके लिए मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था मेरे पास ऑब्जर्व वैल्यूज और एक्सपेक्टेड वैल्यूज। ऑब्जर्व कितने दिन है मेरे पास, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। अब हर दिन कितने कितने एक्सीडेंट उसने बताए, एक्चुअल रिजल्ट्स जो उसने बताए। ऑब्जर्व वैल्यूज क्या होती हैं, एक्चुअल रिजल्ट्स। तो एक्चुअल रिजल्ट्स मेरे पास कितने मौजूद थे, 14 18 12 11 15 14 एंड 14। तो ये टोटल कितने दिन का डाटा मुझे गिवन है, वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल कितने दिन का डाटा है भाई, वही कैलकुलेटर में 14 + 18 + 12 + 11 + 15 + 14 + 14, ये टोटल डेज हो गए मेरे पास 90। ठीक होगी बात। एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, एनपी। अब एनपी में उसने क्या कहा एक्शंस के बारे में, टोटल हमारे पास एन था 98। अब उसने कहा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, इसका मतलब है बराबर से डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि हर दिन बराबर एक्सीडेंट्स होते हैं। तो एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी एक दिन में उतनी है जितनी 7 दिन में है। तो टोटल डेज है 7, तो प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, 1/7। इसी तरह दूसरे में भी क्या आएगी, क्योंकि बराबर है तो सब में प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/7। तो हर एक को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी और इसको भी। तो डेली की एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कितने बन रहे थे अगर बराबर से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो 98 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 7, ये आ जाएगा 14। तो हर दिन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 14 एक्सीडेंट्स होंगे, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट्स कुछ डिफरेंट थे। फिर मैंने किसका कॉलम बनाया, O - E का। तो 14 - 14 0, 18 - 14 4, 12 - 14 -2, 11 - 14 -3, 15 - 14
1, फिर 0, फिर 0, फिर मैंने इनका क्या ले लिया, स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 16, -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 0 का 0 और इसका भी 0। फिर मैंने इसको क्या करना है, ई पे डिवाइड, ओ माइनस ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई, एक्सपेक्टेड वैल्यू, हर एक एक्सपेक्टेड वैल्यू तो 14, तो 0 डिवाइड बाय 14 इज इक्वल टू 0, रहेगा 16 डिवाइड बाय 14, 4 डिवाइड बाय 14, 9 डिवाइडेड बाय 14, 1 डिवाइडेड बाय 14, क्योंकि हर एक की एक्सपेक्टेड वैल्यू 14 थी, ये 0, ये भी 0, ये भी 0 बाय 14 हो गया और ये भी 0 बाय 14 हो गया, तो ये इसके आंसर भी 0 और 0 आ गए। अब 16 डिवाइड बाय 14 किया तो कितना आया आंसर, ये आ गया मेरे पास 1.14, 4 डिवाइड बाय 14 किया तो कितना आया 0.29, 9 डिवाइड बाय 14 किया तो कितना आया 0.64, 1 डिवाइड बाय 14 किया तो कितना आया मेरे पास 0.0, और बाद में इन सबका क्या कर दिया टोटल, तो कितना आया 1.14 प्लस 0.29 प्लस 0.64 प्लस 0.07, तो ये मेरे पास टोटल कितना हो गया 2.14, ये मेरी क्या आ गई काय स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू। और जब मैंने कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल में जाके पुट की तो 2.24 तो बहुत पहले आ गया, ये यहाँ पे कहीं जाके आ रहा होगा 2.14, तो ये क्या हो गया एक्सेप्ट हो गया, तो रिजल्ट क्या निकला, वी विल एक्सेप्ट दी हाइपोथेसिस। क्लियर हो गई कहानी। लो जी, इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में क्या कह रहे हैं, कहते हैं मार्केट रिसर्चर बिलीव्स दैट अ सर्टेन पॉपुलेशन ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ पर्सन प्रेफरिंग ब्रांड ए बी एंड सी, उनकी प्रोबेबिलिटी उसने बता दी, 0.3 ए की है, 0.6 बी की है, 0.8 सी की है, 0.08 सी की है और 0.02 डी की। A simple random sample of 600 persons are drawn from the population shows the following preferences। एक्चुअल रिजल्ट्स भी उसने बता दिए, 600 लोगों से उसने सैंपल किया और सैंपल के उसने मुझे रिजल्ट्स भी बता दिए। डू दिस डाटा सफिशिएंट प्रोवाइड टू रिजेक्ट द रिसर्चर्स बिलीफ, बिलीफ के ऊपर लगा रहा है, तो बिलीफ तो न्यूमेरिकली हम नहीं कह सकते, तो इसका मतलब है कि ये भी क्या लगेगा काय स्क्वायर लगेगा, क्योंकि बिलीफ तो न्यूमेरिकल डाटा तो है नहीं, बिलीफ के ऊपर बात करने लगे कि बिलीफ उसका सही है या नहीं है। तो हमने क्या किया, पहले तो हमने अपना ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाने के बाद रिस्क लेवल पकड़ा, रिस्क लेवल था 0.01 और मेरे पास कितने एट्रीब्यूट्स थे यहाँ पे, चार चार डिफरेंट मेरे पास ब्रांड्स मौजूद हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेगा मेरा 4 - 1 विच इज इक्वल टू 3, तो रिस्क लेवल आया मेरा 0.01 इस दफ़ा, तो ये मिटा देते हैं, इस दफ़ा 0.01 है, यानी कि ये वाली साइड है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, तो 3 पे मेरी वैल्यू क्या आ रही है 11.345। अब ज़रा ये तो टेबल वैल्यू आ गई, अब ज़रा अपनी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, अगर इससे ज़्यादा चलेगी तो रिजेक्ट कर देंगे, इससे कम आ गई तो एक्सेप्ट कर लेंगे। गए भाई कैलकुलेशन की तरफ, सबसे पहले क्या लेंगे, वो ऑब्जर्व वैल्यूज कितने हैं मेरे पास, चार ब्रांड हैं, कितना आ गया 192, 342, 44 एंड 22, इनका टोटल कितना हो गया, हमने किया जी 192 प्लस 342 प्लस 44 प्लस 22, टोटल आ गया मेरे पास 600। साल मुझे क्या उठानी थी, एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या था एन की, एन मेरे पास टोटल है 600, ए के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो उसने बताई है 0.3, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.3 के साथ, जो कि आ जाएगा जवाब 180। तो देखो
600 मल्टीप्लाई बाय 0.3 इज इक्वल टू 180। अगले का कितना है 0.6, डबल हो गया यानी कि, तो इसका जवाब क्या आ गया 360। अगले का क्या आ गया एन तो वही रहेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई 0.08। अब देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी चेंज है, पहले में वो क्या कह रहा था दोनों सवालों में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड में प्रोबेबिलिटी सबकी बराबर थी, एवरी पर्सन हैज एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, तो वहां पे मैंने सबकी प्रोबेबिलिटी बराबर ली थी। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी उसकी चेंज हो गई तो मैंने हर एक की डिफरेंट प्रोबेबिलिटी उठाई। ठीक होगी कहानी। तो मैंने जब 600 को मल्टीप्लाई किया 0.08 से तो आया जवाब 48। फिर मैंने 600 को मल्टीप्लाई किया आखिरी वाले से 0.02, तो ये आएगा मेरे ख्याल से 12 आएगा, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। जी बिल्कुल 12 आ रहा है। अगला स्टेप क्या था, ओ माइनस ई, 192 माइनस 180 12 आ गया, 342 माइनस 360 माइनस 18 आ गया, 44 माइनस 48 माइनस 4 आ गया, 22 माइनस 12 10 आ गया। फिर मैंने लिया ओ माइनस ई का स्क्वायर, और जब मैंने ओ माइनस ई का स्क्वायर लिया तो 12 का स्क्वायर आया 144, 18 का स्क्वायर क्या आएगा 324, बेसिकली मैंने माइनस 18 का लेना था, माइनस 18 का स्क्वायर भी यही आएगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16, 10 का स्क्वायर आ गया। अब मैंने इसको क्या करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू पे डिवाइड कर देना है, तो 144 डिवाइडेड बाय 180 एक आंसर ये आएगा, फिर 324 और इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है 360 डिवाइड कर दिया, फिर आएगा अगला 16 डिवाइडेड बाय 48 ये भी आ गया, और 100 डिवाइडेड बाय 12 ये भी आ गया। तो 144 डिवाइड बाय 180 इक्वल टू 0.8, फिर आ गया 324 डिवाइड बाय 360 आंसर आ गया 0.9, 16 डिवाइड बाय 48 जवाब आ गया मेरे पास 0.3, और 100 डिवाइडेड बाय 12 आंसर आ गया 8 पॉइंट। बाद में इन सबका क्या कर देंगे टोटल कर देंगे, तो इनका टोटल करना था 0.8 प्लस 0.9 प्लस 0.3 प्लस 8.3, ये टोटल कितना बन जाएगा 10.3। इसको क्या बोलेंगे काय स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू। अब जाके इसको पुट किया तो ये 10 जो है 11 से पहले आ जाएगा, तो 10.3 जो है ये एक्सेप्टेड रीजन में फॉल कर गया, तो हम क्या करेंगे इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। क्लियर होगी बात, तो उम्मीद है यहां तक कहानी क्लियर होगी। क्लियर जी। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा कहते हैं एक्सपेरिमेंट ऑफ पी ब्रीडिंग द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ सीड्स वर ऑब्टेन्ड। एक्चुअल रिजल्ट दे दिए 315 101 108, ये हमने कुछ फ्रीक्वेंसीज ऑब्जर्व की, एंड थ्योरी प्रेडिक्ट्स दैट फ्रीक्वेंसी शुड बी इन प्रोपोर्शन ऑफ दिस। कहता है थ्योरी ये बताती है कि इस प्रोपोर्शन में होना चाहिए, तो एग्जामिन द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन थ्योरी, क्या इन दोनों के दरमियान कोई ये कॉरेस्पॉन्डेंस मौजूद है, ये लिंक मौजूद है, तो इसका मतलब टेस्ट किस पे लग रहा है इनकी लिंकेज पे लग रहा है, न्यूमेरिकल पे नहीं लग रहा। तो काई स्क्वायर अप्लाई करेंगे, काई स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो पहले तो मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ। कैलकुलेशन में ये मेरा पार्ट क्या बन गया रिजेक्टेड रीजन का, रिस्क लेवल उसने मुझे कितना बताया क्वेश्चन नंबर 4 में, वो तो बताया ही नहीं, तो रिस्क लेवल ले लेंगे 5%। डिग्री ऑफ फ्रीडम जब उठाने गए तो n-1 था फार्मूला, तो टोटल एट्रीब्यूट्स मेरे पास कितने थे राउंड टू येलो, रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड ग्रीन, 4 एट्रीब्यूट्स थे, तो 4 - 1 इक्वल टू 3 ये आ गया। तो ठीक है जाके उठाते हैं वैल्यू फिर, 5% पे जाके ये 5% है और इस पे 3 पे जाके 7.185,
ये मैंने उठा ली टेबल वैल्यू। अब अपनी कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेटेड वैल्यू भी ज़रा कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो क्या है इसके अंदर, ऑब्जर्व वैल्यूज। ऑब्जर्व वैल्यूज कितनी दी हुई है, एक राउंड टू येलो की दी हुई है, एक रिंकल्ड येलो की दी हुई है, एक राउंड ग्रीन की दी हुई है और एक रिंकल्ड ग्रीन की दी हुई है। क्या क्या रिजल्ट हैं उनके, 315, 101, 108 और 32। टोटल ऑब्जर्व वैल्यूज मेरी कितनी बन गई, 315 प्लस 101 प्लस 108 प्लस प्लस प्लस, ये बन गया मेरा 556। तो टोटल मेरे पास एन आ गया 556। अब मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला था एन पी। अब एन तो सबका क्या आ गया 556, इसका भी 556, इसका भी 556 और इसका भी 5। अब इसका मल्टीप्लाई किससे करना था, इसकी प्रोबेबिलिटी से। अब इसके प्रोपोर्शन क्या था, 9331। टोटल रेशियो कितनी बनी इनकी, 9 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1, टोटल आ गया 16। इनका टोटल बनता है 16। और पहले में 16 हिस्से टोटल हैं, 16 में से 9 हिस्से किसके चले गए, पहले के। तो फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल, तो पहले का क्या आ गया 9/16, दूसरे का क्या आ जाएगा 3/16, फिर अगले का भी क्या आ जाएगा 3/16 और आखिरी वाले का क्या आ जाएगा 1/16। तो यहाँ से मेरी क्या कैलकुलेट हो गई, एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट हो गई। करते हैं 556 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 16, तो ये आ जाएगा 3.1275। अगले का क्या आ गया 3/16 विच विल बी इक्वल टू 104.25। अगला भी सेम ही है तो अगले का भी सेम आएगा 104.25। अगला आएगा 1/16, तो 1/16 कर दिया, ये आ जाएगा 34.75। नेक्स्ट काम क्या करना था, ओ माइनस 315 माइनस 312.75, ये कितना आ गया 2.25। फिर 101 माइनस 104.25, ये कितना आ जाएगा -3.25। फिर 108 माइनस 104.25, ये कितना आ जाएगा 3.75। और 32 माइनस 34.75 विल बी इक्वल टू -2.75। अगला टास्क क्या लेना था, ओ माइनस ई का स्क्वायर कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो 2.25 का स्क्वायर, ये आ गया 5.0625। 3.25 का स्क्वायर, मैं माइनस का साइन लगा रहा क्योंकि माइनस माइनस प्लस ही होना है एट द एंड। तो 10.5625, 3.75 का स्क्वायर कितना आ गया 14.0625 और 2.75 का स्क्वायर कितना आ गया 7.5625। अगला काम क्या करना, ओ माइनस ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई, तो हर एक को ई से डिवाइड करेंगे। तो 5.0625 को डिवाइड किया जाएगा 312.75 से, देख के बाद निकालेंगे। फिर 10.5625 को डिवाइड करेंगे 104.25 से, फिर अगले को 14.0625 को डिवाइड करेंगे 104.25 से, और फिर 7.5625 को डिवाइड करेंगे 34.75 पर। तो 5.0625 डिवाइडेड बाय 312.75,
ये आ गया मेरे पास 0.016, 10.5625 डिवाइडेड बाय 104.25। तो इसका आंसर क्या आएगा 0.101। फिर आ गया 14.0625 डिवाइडेड बाय 104.25। तो ये आ जाएगा मेरा 0.134 या 135, 0.135 कर दो। फिर 7.5625 डिवाइडेड बाय 34.75, ये बराबर आ जाएगा 0.218। रैंड बिन सबका क्या कर दिया जाएगा टोटल, 0.016 प्लस 0.101 प्लस 0.135 प्लस 0.218, कितना आ गया 0.47। ये क्या आ गई काय स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू। जाके इसके अंदर पुट की तो ये तो 7.8 से बहुत पहले आ रही है 0.47। ये क्या हो जाएगा एक्सेप्ट हो जाएगा। तो वी विल एक्सेप्ट दिस हाइपोथेसिस। क्लियर हो गई बात? उम्मीद है यहां तक कहानी क्लियर होगी। अच्छा जी, अब हम कहानी लेके चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है the average performance of the students over a college over the last 10 years shows that the percentage of students securing A, B and C grade are 10%, 15% and 25%। प्रोबेबिलिटी बता दी ए, बी और सी ग्रेड लेने की। The current year shows that a total of 500 students, the number of students securing A, B and C grade are aggregated to 64, 88 and 348। ये मेरे पास क्या आ गई ऑब्जर्व वैल्यूज एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर फॉर दिस डाटा वुड बी। सिर्फ मुझे क्या मांगा है कैलकुलेटेड वैल्यू मांगी है काई स्क्वायर की। इसका मतलब है मुझे डिसीजन मेकिंग नहीं करनी, सिर्फ कैलकुलेटेड वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर डिसीजन मेकिंग मानता तो पूरा प्रोसेस लगाते, अभी सिर्फ कैलकुलेटेड वैल्यू मांगी है तो सिर्फ फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि फॉर्मूला क्या था ओ माइनस ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई का होल समेशन। तुमने कहा ठीक है। सबसे पहले मैं उठाऊंगा ऑब्जर्व वैल्यूज ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड। ऑब्जर्व वैल्यूज क्या है मेरे पास 64, 88 और 348। टोटल कितना आ गया 64 प्लस 88 प्लस 348, टोटल आ गया मेरे पास 5। साथ में मैंने क्या लेनी थी ई स्टैंड फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू, फार्मूला था एनपी, एन तो सबका आ गया 500। लेकिन इनकी जो परसेंटेजेस हैं वो अलग अलग हैं। वो कितनी कितनी है, पहले की है 10% 0.1, अगले की है 15% तो 0.15 और उससे अगले की है 75% तो 0.75। तो जब मैंने 500 को 0.1 पे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 50। जब मैंने 500 को मल्टीप्लाई किया 0.15 के साथ तो ये आ गया मेरे पास 75। और जब मैंने 500 को मल्टीप्लाई किया 0.75 के साथ तो ये मेरे पास आ गया 375। ये मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अगला क्या काम करना था ओ माइनस ई, तो 64 माइनस 50 14, 88 माइनस 75 13, 348 माइनस 375 इज इक्वल टू माइनस 27। अगला काम ओ माइनस ई का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर 196, 13 का स्क्वायर 169 और 27 का स्क्वायर 720। ओके होगी बात?
फिर मैंने इसको क्या किया, एक्सपेक्टेड वैल्यू पर डिवाइड कर देना है, डिवाइडेड बाई ई। तो 196 डिवाइडेड बाई 50, अगले का क्या है 169 डिवाइडेड बाई 75, उससे अगले का क्या है 729 डिवाइडेड बाय 375। तो तीन आंसर यहाँ से कैलकुलेट होंगे। क्या क्या 196 डिवाइड बाय 50, ये आ जाएगा 3.92। फिर 169 डिवाइडेड बाय 75, ये आ जाएगा मेरे पास 2.25। और फिर 729 डिवाइडेड बाय 375, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 1.94। एंड फिर क्या कर देंगे इसका टोटल 3.92 प्लस 2.25 प्लस 1.94, जवाब क्या आ गया मेरे पास 8.11। और ये मेरे पास क्या होगी पाई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू, और यही मुझसे पूछी गई थी। ठीक होगी बात, डिसीजन मेकिंग पूछी नहीं थी इसलिए बाकी काम हम नहीं करेंगे। और इस सवाल के साथ लिख लो खास तौर क्वेश्चन 5 के साथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस सवाल को लाजमी समझना है। ठीक होगी ना बात, तो इस सवाल को हम लाजमी समझेंगे। क्लियर बात, तो उम्मीद है यहां तक बातें क्लियर होगी। अब थोड़ी सी स्टोरी जो है वो डिफरेंट होने वाली है, तो अगला सवाल भी बड़े गौर से समझिएगा, मजेदार सवाल। सवाल नंबर 6, in a locality 300 persons were randomly selected and asked about their educational attainment। 300 लोगों से उनसे के बारे में पूछा गया, उसमें कुछ मेल से कुछ फीमेल से। कैन वी से दैट एजुकेशन डिपेंड्स अपॉन जेंडर। मैं क्या देखने लगा हूं, मैं पूछ रहा हूं क्या एजुकेशन डिपेंड करती है जेंडर के ऊपर। तो मैं क्या कर रहा हूँ एट्रीब्यूट टेस्ट करने लगा। इसका मतलब है नंबर्स को तो टेस्ट नहीं कर रहा, तो लगेगा क्या का स्क्वायर लगेगा। लेकिन अब एक मसला है, अब मेरे पास जो चीजें आ रही है ना वो टेबल में आ रही है। किस में आ रही है, टेबल में आ रही है। तो जब भी सवाल टेबल में आएगा तो एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे टेबल जब भी आएगा, चाहे वो 2x2 का है, 2x3 का है, 3x2 का है, यानी कि जब रोज एंड कॉलम्स मेरे पास आ जाएंगे तो फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने का तरीका जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ टेबल वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ, अपनी वैल्यू में बाद में कैलकुलेट कर लूंगा, पहले टेबल वैल्यू उठा लेते हैं। उसके लिए मैंने पहले क्या बनाया, बेल शेप ग्राफ। बेल शेप ग्राफ बना लिया। इसमें सबसे पहले मैंने बनाना है अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसके लिए मैंने उठाया डिग्री ऑफ फ्रीडम। पहले तो रिस्क लेवल उठाते हैं, रिस्क लेवल नहीं बताया हुआ, रिस्क लेवल तो आ गया 5%। अब जब आएगी ना डिग्री ऑफ फ्रीडम की बारी और रोज एंड कॉलम्स मेरे पास आ जाएंगे, तब डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला भी अलग हो जाएगा। क्योंकि वो कहेगा भाई एक कॉलम में से मुझे क्या है फ्रीडम है, और एक मुझे रो में से भी फ्रीडम है। तो रो भी मैं अपनी मर्जी की चूज कर सकता हूँ और कॉलम भी मैं अपनी मर्जी का चूज कर सकता हूँ। तो मेरे पास एक फ्रीडम मौजूद है, जैसे उसके अंदर एक फ्रीडम मौजूद होती थी, इसके अंदर भी एक फ्रीडम मेरे पास मौजूद है। इस बार रोज एंड कॉलम दोनों में है, पहले सिर्फ एक ही चीज थी, तो रोज एंड कॉलम सही नहीं मेरे पास, तो उसमें से एक फ्रीडम निकाल देता था कि मेरे पास आज़ादी कितनी है। इस दफ़ा मेरे पास आज़ादी जो है एक रो में से आज़ादी मिलेगी और एक कॉलम में से आज़ादी मिलेगी। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रो -1, टास्क कंप्लीट नहीं हुआ तो मल्टीप्लाई कर देंगे कॉलम -1 से। तो इसमें रोज कौन सी हैं, रोज होती हैं ये वाली और कॉलम होते हैं ये वाले। ठीक है, तो मेरे पास कॉलम कितने मौजूद हैं, कॉलम है मेरे पास 1 2 और 3, तो और रोज है मेरे पास 2, तो 2 - 1 मल्टीप्लाई बाय 3 - 1
यानी कि 1 × 2 विच इज इक्वल टू 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे पास क्या आई, 2 की आई, 0.05 पे आई, तो वहां पे कितनी बनी, 5.991। ठीक होगी बात। अब मैं अपनी कैलकुलेशन करने जाऊंगा, ये थोड़ी सी मजेदार होगी ये भी कैलकुलेशन। आते हैं, हमने क्या करना है, अपना ये टेबल बना पूरा का पूरा। क्या है टेबल के अंदर, एक तो मिडल दिया हुआ है, सेकेंडरी स्कूल है और कॉलेज है, इस तरफ मेल है और फीमेल। साथ में मैं टोटल का एक कॉलम बनाऊंगा। साथ में क्या बनेगा, टोटल का कॉलम दोनों तरफ बनेगा। पहले तो ये वैल्यूज पुट करते हैं, 30, 45, 75, इधर 75, 30 एंड साथ में इनके मैंने क्या करने शुरू कर दिए, टोटल करने शुरू कर दिए। ऊपर वाले तीनों का टोटल करते हैं, 30 + 45 + 75। तो ये टोटल मेल कितने हैं मेरे पास, 150, 75 + 30 + 45। फीमेल भी मेरे पास कितनी है, 150। नेक्स्ट, मिडिल तक जाने वाले टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, इनका टोटल करते हैं, 30 + 75। टोटल कितने लोग हैं, 105 लोग हैं जो मिडिल स्कूल तक जाते हैं। 45 + 30 75 वो हैं लोग हैं जो सेकेंडरी स्कूल तक जाते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। और 75 + 45 टोटल 120 लोग वो हैं जो कॉलेज तक जाते हैं। और इन सबका ग्रैंड टोटल जो बन रहा है, ग्रैंड टोटल इनका आ रहा है 300। यानी कि टोटल ऑब्जर्वेशन कितने लोगों से ली गई हैं, 300% से ली गई हैं। अब फॉर्मूला तो मेरा वही, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यूज। तो पहले तो मुझे क्या उतारना पड़ेगा, यहाँ पे ऑब्जर्व्ड वैल्यूज उतारनी पड़ेंगी। तो पहले तो उतारते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। ऑब्जर्व्ड वैल्यूज क्या है, सबसे पहले तो आएंगे मेल। मेल स्टूडेंट्स जो मिडिल तक पढ़ना चाहते हैं तो वो टोटल है 30। मेल स्टूडेंट जो सेकेंडरी स्कूल तक पढ़ेंगे वो कितने हैं, 45। फिर मेल जो है जो इतने कॉलेज तक जाएंगे वो कितने होंगे, 75। अगली ऑब्जर्व वैल्यूज किसकी आ गई, फीमेल की। फीमेल जो मिडिल तक पढ़ेंगी वो कितनी है, 75। फीमेल सेकेंडरी तक कितनी जाएंगी, 30 तक। और फीमेल कॉलेज तक कितनी जा रही हैं इनमें से, 40। ये तो आ गई ऑब्जर्व वैल्यू। अब ऑब्जर्व वैल्यू के साथ हमने क्या कैलकुलेट करना था, बेसिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। और एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला था एनपी। अब यहाँ पे मेरे पास दो तरीके हैं, एक ओरिजिनल फॉर्म, एक ओरिजिनल कॉन्सेप्ट जो मैं कॉन्सेप्ट समझा दूं, या दूसरा एक थोड़ा सा रट्टा टाइप कह सकते हैं, वो चीज़ समझा सकता हूँ। आंसर दोनों से सेम ही आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। पहले मैं कॉन्सेप्ट वाली बात समझा देता हूँ, समझ आ जाए अच्छी बात है, नहीं आई तो फिर ठीक है। अब एन मेरा कितना है, टोटल मेरे पास लोग 300 है भाई, जो मर्जी कर लो। इसमें भी 300, इसमें भी 300, इसमें भी 300, इसमें भी 300, इसमें भी 300 और इसमें भी 300। अब मेल मिडिल स्टूडेंट्स कितने होने चाहिए, अब देखो यहाँ पे टोटल मेरे पास 300 स्टूडेंट्स है, उसमें से मेल कितने थे, आधे मेल थे आधे फीमेल थे, यानी कि 50% चांस है कि वो मेल स्टूडेंट होना चाहिए और 50% चांस है कि वो फीमेल स्टूडेंट होना चाहिए। अब टोटल मिडिल तक पढ़ने वाले कितने लोग, 105। मिडिल तक पढ़ने वाले कितने लोग, 105। कितने लोगों में से, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने कहा भाई 300 टोटल लोग थे और प्रोबेबिलिटी क्या थी उनके आने की, ठीक है।
अब इस बात को समझना है, टोटल लोग मेरे पास थे 300, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये वाली हम एक्सपेक्टेड वैल्यू में एन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अभी मैं बात किसकी करने लगा हूँ, अभी मैं बात करने लगा हूँ मेल की। तो अब ये वाले 300 नहीं उठाएंगे। मेल कितने टोटल थे, ठीक है, हमने कहा जी टोटल मेल स्टूडेंट्स थे मेरे पास 150 आउट ऑफ 300। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, मेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 150/300, ये मेरी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि 300 से मेल जो है वो इतने। अब उसमें मिडल में कितने पड़ रहे हैं टोटल, मिडल के टोटल लोग हैं 105। 105 में से कितने एक्सपेक्ट करते थे कि मेल स्टूडेंट्स हों, तो आधे, तो 105 का हाफ ले लेंगे, तो 105 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो ये कितना आना चाहिए था 52.5, क्योंकि मेल और फीमेल स्टूडेंट दोनों बराबर थी, तो दोनों के बराबर के चांस थे, 50% चांस था। टोटल मेरे पास मिडल में स्टूडेंट थे 105, टोटल स्टूडेंट कितने 105, 105 में से आधे तो मेल होने चाहिए थे, आधे फीमेल होनी चाहिए थी। इसी तरह इधर सेकेंडरी में 75 में से आधे मेल होने चाहिए थे, आधे फीमेल होने चाहिए थे। 120 में से भी आधे मेल होने चाहिए थे, आधे फीमेल होने चाहिए थे, पर ऐसा नहीं हो रहा। तो एक तो ये तरीका है कि हम प्रोबेबिलिटी निकालें और प्रोबेबिलिटी को उसके टोटल नंबर से मल्टीप्लाई करते थे, ये तो वो है जो ओरिजिनल तरीका है वो वाला। एक है रटे वाला। रटे वाला क्या, दोनों टोटल्स को, जौन सा कॉलम और जौन सी रो है, जौन सा कॉलम और जौन सी रो है, जैसे मिडल का मेल, मिडल मेल के टोटल 150, मिडल के टोटल 105, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो ग्रैंड टोटल के ऊपर, ग्रैंड टोटल है 300, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट वाले में चले जाओ, ठीक है। नेक्स्ट वाले में क्या कह रहा है, टोटल मेरे पास कितने लोग, टोटल हमने कहा हमारे पास मेल सेकेंडरी स्कूल वाले, तो मेल मेरे पास 150 है, सेकेंडरी स्कूल वाले मेरे पास टोटल जो है वो मेरे पास 75 लोग मौजूद हैं, कितने में से 300 में से, इसे नीचे। अच्छा, मेरे पास मेल टोटल है 150, कॉलेज में जाने वाले लोग हैं 120, डिवाइड बाय, तो रो का टोटल मल्टीप्लाई बाय कॉलम का टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल, तो हमारे पास आंसर आता क्या जाएगा। इसी तरह नीचे आ जाते हैं फीमेल में, फीमेल टोटल कितनी मेरे पास 150, अच्छा जी, उसमें से मिडल तक पढ़ने वाले कितने टोटल 105, डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल कितना आ गया 300। इसे नेक्स्ट में आ जाओ, फीमेल टोटल 150, सेकेंडरी स्कूल तक जाने वाली 75, टोटल कितना ग्रैंड टोटल 300, तो ग्रैंड टोटल से डिवाइड करते चले गए। इसी तरह लास्ट में फीमेल का टोटल 150 और उसके अंदर कॉलेज का टोटल 120 डिवाइडेड बाय 300, तो यहाँ से भी मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ और आंसर में कोई चेंज नहीं नजर आएगा। करते हैं जरा कैलकुलेट, 150 मल्टीप्लाई बाय 105 डिवाइड बाय 300, देखो आंसर क्या आया, वही 52.5। इस 150 मल्टीप्लाई बाय 75 डिवाइड बाय 300, इसका आंसर क्या आ गया 37.5। इसी तरह 150 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइडेड बाय 300, इसका जवाब भी क्या आया 60। फिर आया 150 मल्टीप्लाई बाय 105 डिवाइड बाय 300, तो आंसर वही आएगा 52.5। अगले का 150 मल्टीप्लाई बाय 70, तो वही ऊपर वाली वैल्यू है, तो भी ऊपर वाली आएगी 37.5। 150 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइड बाय 300, तो ये तीसरी वाली रिपीट हो रही है, तो हम इसको एज इट इज लिख देते हैं, दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। ओ माइनस ई होगा, अगला क्या करना है ओ माइनस ई, तो ओ माइनस ई करेंगे तो क्या होगा 30 माइनस 52.5 माइनस 22.5, 45 माइनस 37.5 7.5, 75 माइनस 60 15, फिर 75 माइनस
52.5, तो ये पॉजिटिव 22.5 आ जाएगा। 30 माइनस 37.5 -7.5, और 45 माइनस 60 -5। अब मैंने क्या करना था, ओ माइनस ई का स्क्वायर लेना था मैंने। 22.5 का स्क्वायर आ गया 506.25। 7.5 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया 56.25। 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 225। फिर 22.5 का स्क्वायर 506.25। 7.5 का स्क्वायर 56.25, और 15 का स्क्वायर 220। याद रखानी होगी। ओके, अब मैंने इसको क्या किया, ई से डिवाइड कर दिया। ओ माइनस ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई, तो 506.25 डिवाइडेड बाई 52.5, फिर 56.25 डिवाइडेड बाई 37.5, फिर हमारे पास आ गया 225 डिवाइडेड बाई 60, फिर आ गया 506.25 डिवाइडेड बाय 52.5, फिर हमारे पास आ गया 56.25 डिवाइडेड बाय 37.5, और लास्ट में आ गया 225 डिवाइडेड बाय 60। नहीं, कैलकुलेशन करते हैं। 506.25 divided by 52.5, which will be equal to 9.64। तो 9.64 ये आ गया। फिर इसके बाद 56.25 डिवाइडेड बाई 37.5 इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे को 1.5, और 225 डिवाइड बाई 60 ये आ जाएगा मेरे को 3.75। फिर 506.25 डिवाइड बाई 52.5 है, तो ये रिपीट हो गया 9.64। 56.25 डिवाइड बाई 37.5, ये भी सेम ही आंसर देगा 1.5, और 225 डिवाइड बाई 60 3.75। एंड में क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। 9.64 प्लस 1.5 प्लस 3.75 प्लस 9.64 प्लस 1.5 प्लस 3.75, टोटल करेंगे कितना आ जाएगा 29.78। ये क्या आ गई मेरी काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू। जब ये कैलकुलेटेड वैल्यू आई तो इसको जाके मैंने टेबल वैल्यू के साथ मैच किया। ये 5.99 से तो बहुत बार चलेगी 29, ये तो 29.78 बहुत बार आ रही है, तो हम सिंपली इसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ठीक होगी बात, उम्मीद है ये वाली बात भी क्लियर होगी। नहीं, अब हम जो बात करने लगे हैं लास्ट क्वेश्चन की बात। लास्ट क्वेश्चन में भी हमारा एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, इसलिए लास्ट क्वेश्चन को समझना भी बड़ा इंपॉर्टेंट। समझते हैं। कहते हैं नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स एट रैंडम सैंपल फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ द डे शिफ्ट एंड नाइट शिफ्ट वाज समराइज्ड इन द फॉलोइंग 2x2 कंटीजेंसी टेबल। उसने मुझे एक टेबल प्रोवाइड किया 2x2 का, और उसके पूछने का टेस्ट है इंडिपेंडेंस बिटवीन प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव एंड द शिफ्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्ट। उसने क्या डिफेक्टिव का शिफ्ट के साथ कोई ताल्लुक है, तो ताल्लुक बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि ये भी नंबर्स के ऊपर बात नहीं कर रहा, तो काई स्क्वायर अप्लाई होगा। अब काई स्क्वायर के लिए सबसे पहले तुम क्या बना लेंगे, काई स्क्वायर का ग्राफ, और उससे मैं क्या निकाल लूँगा, अपनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिसके ऊपर रिस्क लेवल जो है वो बताया नहीं गया, तो रिस्क लेवल क्या ले लूँगा 5, और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बनेगा, 2 ही कॉलम है और 2 ही इसके अंदर
मेरे पास रोज मौजूद हैं। तो 2 - 1 मल्टीप्लाई बाय 2 - 1, तो 1 × 1 कितना हो गया, तो आंसर 1 ही आएगा। तो इसका मतलब है 5% पे 1 पे मेरा क्या रिस्क लेवल, तो 1 पे मेरा है 3.841, और इसके बाहर मेरा क्या है, रिजेक्शन रीजन है, और इससे पहले मेरा क्या है, सारा एक्सेप्टेड। अब जब मैं इसकी कैलकुलेशन करने जाऊंगा तो एक मसला आएगा, वो क्या, देखो मेरे पास ऑप्शन कितनी थी, 4, 1 2 3 4, लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम मुझे सिर्फ कितनी मिल रही है, 1, ये तो जाती है। तो जब इस तरह की कहानी होगी, ये सिर्फ एक जगह आएगा, एक जगह हम फार्मूला थोड़ा सा चेंज करेंगे, वो तब अप्लाई होगा जब 2/2 का टेबल आया करेगा। तो 2/2 के टेबल में हम क्या करेंगे, हम अपने डाटा के अंदर छोटी सी एडजस्टमेंट करेंगे, वो तब करेंगे जब मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ रहा है रोज एंड कॉलम्स के अंदर, यानी कि 2/2 का टेबल होगा तभी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आएगी। तो वो कह रहा है आपके पास फ्रीडम सिर्फ एक ही है, यानी कि आपके पास चॉइस एक है सिर्फ, हालांकि मेरे पास तो 4 डिफरेंट चॉइसेस हैं, तो ये तो बात थोड़ी सी गलत हो गई। तो 4 ऑप्शन में आपको कहना कि एक ऑप्शन है आपके पास, ये तो ज्यादा है। तो इसलिए हमने क्या कहा, हमने कहा अच्छा फिर इसको हम क्या करते हैं, फॉर द टाइम बीइंग हम इसको डाटा को थोड़ा सा चेंज करते हैं और इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, ताकि वो वाला फैक्टर है ना, 1 चॉइस वाला, उसके अंदर फिर हमें फ्रीडम नहीं मिल रही, तो वो फ्रीडम को थोड़ा सा यूज करते हुए, अब हम फ्रीडम तो यूज कर नहीं पा रहे, फ्रीडम तो मेरे पास एक ही है, तो फिर हम बाकी रिस्क को थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं। तो रिड्यूस करने के लिए एक एडजस्टमेंट किया करेंगे हम, वो एडजस्टमेंट क्या होगी वो आपको बताता हूं। सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, फिर आप क्या लोगे, एक्सपेक्टेड वैल्यूज, फिर ऑब्जर्व्ड वैल्यूज और एक्सपेक्टेड वैल्यूज का डिफरेंस लोगे, ठीक है, फिर ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यूज का स्क्वायर लोगे, लेकिन स्क्वायर अभी नहीं लेना, नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे O - E का मॉड्यूलस लेंगे, क्या करेंगे, O - E का मॉड्यूलस लेंगे और उसमें से 0.5 को माइनस करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर लेंगे। ये तो 0.5 के एडजस्टमेंट है ना जो हम कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है येट्स कंटिन्यूटी करेक्शन। क्या बोलते हैं, येट्स कंटिन्यूटी, ताकि कंटिन्यू रहे, जो चॉइस हमने मिस की है उसका अजाला हो सके, कंटिन्यूटी करेक्शन। तो हम क्या करें, येट्स कंटिन्यूटी करेक्शन लगा रहे, फिर जो आंसर आएगा मेरे पास उसमें से क्या करेंगे, O - E का मॉडुलस माइनस 0.5 का स्क्वायर का टोटल। अब मॉडुलस लेने का मकसद क्या है, मॉडुलस क्या करता है, अगर कोई नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है, फिर उसके अंदर से 0.5 माइनस करेंगे, फिर उसके बाद उसका क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। तो ये एक एडजस्टमेंट हुआ करेगी, जो हमारे पास उसकी रीजन क्या है, वो जो हमारा वो मसला आ रहा था किसका, चॉइस का मसला आ रहा था, उसकी वजह से ये एडजस्टमेंट की, और एडजस्टमेंट करने के बाद उसके सॉल्व करने जाएंगे। अब लाइक ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम करते हैं, डिफेक्टिव है, नॉन डिफेक्टिव है, डे शिफ्ट है, नाइट शिफ्ट है, 3:47, 5:47, क्या बनाया, टोटल का कॉलम, ये भी 50, ये भी 50, यहाँ पर टोटल बनाया ये 8, ये 92, और ग्रैंड टोटल मेरा कितना आ गया, 100। क्लियर होगी बात। अब सबसे पहले तो मैंने ऑब्जर्व वैल्यू दिखाई, ऑब्जर्व वैल्यूज मेरे पास क्या क्या था, ऑब्जर्व वैल्यूज में मेरे पास
पहले तो थी डे शिफ्ट, डे शिफ्ट में डिफेक्टिव कितने आए मेरे पास, 3, और नॉन डिफेक्टिव कितने आए, 47। इसी तरह गए हम नाइट शिफ्ट की तरफ। नाइट शिफ्ट में डिफेक्टिव कितने आए, 5, और नॉन डिफेक्टिव कितने आए, 40। ठीक हो गया। फिर हम गए एक्सपेक्टेड वैल्यू की तरफ। एक्सपेक्टेड वैल्यू मैंने कहा था जब भी रोज एंड कॉलम्स का सवाल आएगा तो हम एक डिफरेंट तरीका अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले क्या था, डे शिफ्ट। डे शिफ्ट का टोटल कितना था, 50, मल्टीप्लाई बाय डिफेक्टिव, डिफेक्टिव का टोटल था 8। तो दोनों के टोटल, रोज का टोटल और उसके रो का टोटल, कॉलम का, रोज एंड कॉलम्स का टोटल मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कैसे कर देंगे, ग्रैंड टोटल से। ग्रैंड टोटल कितना है इसका, 100। इसी तरह डे शिफ्ट का था 50 और नॉन डिफेक्टिव का टोटल था 92, डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। इसी तरह नीचे आ गए, नाइट शिफ्ट का टोटल कितना है, 50, और जिसमें से डिफेक्टिव का टोटल कितना है, 8, डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल 100। इसी तरह हमारे पास नाइट शिफ्ट का टोटल कितना है, 50, नॉन डिफेक्टिव का कितना है, 92, डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल कितना है, 100। इन सब की एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। 50 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 100, तो कितना आ गया, 4। फिर 50 मल्टीप्लाई बाय 92 डिवाइड बाय 100, अगले का कितना आ गया, 46। फिर 50 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 100, कितना आ गया, 4, और अगले का क्या आ गया, 40। अब यहां से मेरे पास क्या आ गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू। अगला काम क्या करना था, ओ माइनस ई का मॉडुलस। अब देखो 3 - 4 कितना बनता था, -1, लेकिन मॉडुलस की वजह से मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 1 + 1, क्योंकि मॉडुलस में नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। 47 - 46 ये तो ऑलरेडी 1 है, तो 1 को -1 ना करने से जाना, मॉडुलस में हर वैल्यू क्या होती है, प्लस होती है, तो ये भी 1। 5 - 4 ये भी 1। 45 - 46 -1 था, लेकिन मॉडुलस की वजह से ये भी +1 हो गया। ठीक होगी बात। अब इसमें से मुझे क्या निकालना था, 0.5, माइनस इसके अंदर कर देंगे 0.5, ये एडजस्टमेंट जो करनी थी कंटिन्यूटी करेक्शन के लिए, ये हमने कर दी। तो कितना आगे पीछे जाओ, 0.5, 0.5, 0.5 और 0.5। अब इसका आगे क्या ले लेंगे, स्क्वायर। तो ओ माइनस ई का मॉडुलस -0.5 का होल स्क्वायर, तो 0.5 का स्क्वायर कितना बनेगा, 0.25, तो एक आ गया 0.25। फिर बाद में इसको क्या करेंगे, ई पर डिवाइड भी कर देंगे। तो हमने कहा अब फार्मूला क्या बना, ओ माइनस ई का मॉडुलस -0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई। तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या थी, 0.25 डिवाइडेड बाय 4, 0.25 डिवाइड बाय 46, फिर 0.25 डिवाइड बाय 4, और फिर 0.25 डिवाइड बाय 46। तो 4 वैल्यूज यहाँ पे कैलकुलेट हो। 0.25 डिवाइड बाय 4, 0.0625, 0.25 डिवाइड बाय 46, 0.005, 0.0054, अगला आ गया 0.0625, अगला आ गया 0.0054। कर देते हैं, 0.0625 प्लस 0.0054 प्लस 0.0625 प्लस 0.0054, कितना आ गया, टोटल मेरे पास 0.135 है।
ये क्या आ गई, काय स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू। ये मैंने जाके पुट कर दी अपने यहाँ, तो 0 पॉइंट में है, कितना है 0.1358, तो बहुत पहले आ गया। तो इसको हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसको हमने क्या कर लिया, एक्सेप्ट। ठीक होगी बात। तो उम्मीद है आखिरी दो कहानियां क्लियर होंगी। इससे ज़्यादा सवाल इसलिए नहीं करे क्योंकि बड़ा रेयरली टेस्ट होता है, मुझे नहीं याद पड़ता कि लास्ट कब आया था, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैंने ये आखिरी दो सवाल भी आप लोगों को करवा दी। लेकिन उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो क्या था, येट्स कंटिन्यूटी करेक्शन। तो येट कंटिन्यूटी करेक्शन हमेशा कब अप्लाई होती है, जब 2/2 का टेबल आता है, या इसको हम कह सकते हैं ये कहाँ अप्लाई होता है, ये काय स्क्वायर में अप्लाई होता है। ठीक हो गई ना बात। ये बेसिकली कहाँ अप्लाई हो रहा है, काय स्क्वायर में अप्लाई हो, तो थ्योरी से जरूर आ जाता है। फिर और क्या सवाल हो सकता है पॉसिबल, अगर आपका टेबल रोज एंड कॉलम्स के सवाल है तो वो आपसे सवाल पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 2/2 का टेबल है तो मुझे बताओ आपके टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। हम कहेंगे एलिमेंट्स टोटल जो हैं वो मेरे पास 4 हैं, 2 × 2 टोटल 4 एलिमेंट्स हैं। और डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर इसकी पूछेगा तो वो हमेशा 1 है। अगर 2/3 का टेबल है तो एलिमेंट टोटल कितने हैं 6, और डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 - 1 × 3 - 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी मेरे पास, 2 की आ जाएगी, यानी कि चॉइसेस होंगी मेरे पास। अगर 2/4 की बात करता है टेबल है तो टोटल एलिमेंट्स होंगे 8, और 2 - 1 1, और 4 - 1 3, तो 1 × 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी 3। और अगर 3/3 का टेबल होगा तो एलिमेंट्स टोटल होंगे 9, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा 3 - 1 2, फिर 3 - 1 2, 2 × 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम बन गया 4 का। तो हमने देखना है कि टेबल जो उसने दिया है उसमें से उसने एलिमेंट पूछा है या डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा है। अगर एलिमेंट पूछेगा तो उस टेबल को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो जितने भी रोज हैं जितने भी कॉलम्स हैं, तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट कर देगा। और अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा होगा तो कॉलम में से भी एक माइनस कर देंगे, रॉ में से भी एक माइनस कर देंगे, और उसको आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट। तो ये एक एक्स्ट्रा कहानी थी जो उसके अंदर एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। इस चीज का आप लोगों ने क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक होगी बात। इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 15 जो है वो खत्म हो गया। ठीक होगी बात। बाकी इंशाल्लाह अगले चैप्टर के साथ अगले लेक्चर में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हाफिज।